नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 जो NCERT की पाठ्य पुस्तक है उसके 4th चैप्टर गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व का एक टॉपिक लेकर चल रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। देखिए दोस्तों, इससे ठीक पूर्व हमने इस चैप्टर में पढ़ा है ओरस्टेड का प्रयोग। ओरस्टेड के प्रयोग में हमने यह देखा कि जब किसी धारावाही चालक से विद्युत का प्रवाह होता है तो उस चालक के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसमें यदि कोई चुंबक की सुई यदि हम रख दें तो उस चुंबक की सुई में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है और उस क्षेत्र को हमने चुंबकीय क्षेत्र कहा था। तो देखिए, वहां पर हमने उसकी कोई वेल डिफाइंड डेफिनेशन नहीं दी थी। आज के इस वीडियो में हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की वेल डिफाइंड डेफिनेशन देंगे, साथ में इसके मात्रक विमाओं की चर्चा यहां पर करने वाले हैं। विद्यार्थियों, हम आपको याद दिला दें कि हमने एनसीईआरटी की जो पाठ्य पुस्तक है कक्षा 12 की, उसके पहले और दूसरे चैप्टर में स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन किया था। और हम ये जानते हैं कि जो स्थिर आवेश होता है उसके कारण से उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। हमने विद्युत क्षेत्र को इस तरीके से परिभाषित किया है कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश रखने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। देखिए, मैं आपको याद दिलाता हूं कि जैसे ये हमारे पास में क्या है, कोई स्थिर आवेश है। कौन सा आवेश है? स्थिर आवेश है। अब इस आवेश के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र होगा कि इस क्षेत्र के अंदर यदि कोई दूसरा आवेश यदि आप लेकर आ जाते हैं, जैसे मैंने यहां पर कंसीडर कर लिया आवेश Q0 लेकर आ रहे हैं, तो इस आवेश Q और Q0 के मध्य बल लगने लगता है। क्या लगता है? बल लगने लगता है। ये जो आवेश है ये एक बल का अनुभव यदि करता है तो उस आवेश के चारों ओर के क्षेत्र को हम विद्युत क्षेत्र कहेंगे। क्या कहा जाएगा? विद्युत क्षेत्र कहा जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र को हमने किस तरीके से परिभाषित किया कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करें, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। और हमने जो विद्युत क्षेत्र की गणितीय परिभाषा है वो इस तरीके से दी थी कि आपके पास में विद्युत क्षेत्र में रखा कोई आवेश है Q0, तो किसी प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला जो बल होता है उसको हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा था। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में देख लिया था, पहले पढ़ लिया था। देखिए दोस्तों, ये जो हम पढ़ रहे थे वहां पर ये था स्थिर आवेशों के लिए कि जब आवेश स्थिर होता है, स्टैटिक पोजीशन में होता है, तो उसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसमें किसी अन्य आवेश को रखने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। मतलब जैसे आवेश दोनों समान प्रकृति के हैं तो इनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा और विपरीत प्रकृति के तो आकर्षण बल लगेगा। क्लियर? और उस बल को हम कूलाम के नियम से समझ सकते हैं। विद्यार्थी, ये तो था विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र के बारे में हमने पहले पढ़ लिया है और हमने ये भी देखा कि किसी आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र रेखाओं के द्वारा दिखा सकते हैं, प्रदर्शित किया जा सकता है। एक बार मेरी बात को फिर से सुन लीजिए कि जैसे आपके पास में ये कोई धनावेश है तो इसके चारों ओर ये हमने विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींची थी जो कि धनावेश से दूर की ओर होती है। ये हमारे पास में कोई ऋणावेश हैं और जिससे जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो ऋणावेश के पास की ओर होती है। तो ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है, यहां पर भी हमने दिखाई है, यहां पर भी हमने दिखाई है, ये विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। किसको रिप्रेजेंट करेगी? विद्युत क्षेत्र को बताएगी। क्लियर? अब ये तो बात हुई विद्युत क्षेत्र की। देखिए दोस्तों, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे से रिलेट ही होते हैं। ये भी आवेश की वजह से उत्पन्न होते हैं और चुंबकीय क्षेत्र भी
आवेश के कारण से ही उत्पन्न होता है। जो विद्युत क्षेत्र है वो आवेश चाहे स्थिर अवस्था में हो चाहे गतिशील अवस्था में हो, उसके चारों ओर एक क्षेत्र होगा जिसको हम विद्युत क्षेत्र कहेंगे। अब चुंबकीय क्षेत्र क्या चीज है? आवेश यदि गतिमान अवस्था में होता है, आवेश जब स्थिर होता है तब तो सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, लेकिन वही आवेश यदि गतिमान अवस्था में होता है, गति कर रहा है, तो उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र तो होता ही है, साथ में एक अन्य क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है। उस अन्य क्षेत्र को हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। उस अन्य क्षेत्र को क्या कहा जाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। क्लियर? अब जैसे हम इसको परिभाषित कैसे करें, देखिए मैं आपको एक चुंबक के जरिए आप लोगों को यहां पर समझा देता हूं। जैसे ये हमारे पास में कोई चुंबक है, ये हमारे पास में क्या है? कोई चुंबक है। चुंबक के अंदर क्या है? दो ध्रुव होते हैं। देखो ध्रुव भी क्या चीज होती है कि जहां पर आकर्षण या प्रतिकर्षण करने की जो क्षमता होती है उस बिंदु पर सर्वाधिक होती है। जैसे ये यहां पर एक ध्रुव हो गया, उससे इसका केंद्र यहां हो गया, तो इस क्षेत्र में ये वाला जो हिस्सा होता है वो सबसे ज्यादा आकर्षित करता है, ये वाला हिस्सा होता है सबसे ज्यादा आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। तो जो ध्रुव हैं वो चुंबक के अंदर वे बिंदु होते हैं जहां पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल सर्वाधिक होता है। तो उन बिंदुओं को हम ध्रुव से प्रदर्शित करते हैं, उन्हीं को हम ध्रुव कहते हैं। अब देखिए कि जो चुंबक है उसके चारों ओर भी हम जो क्षेत्र को परिभाषित करते हैं उसको हमने चुंबकीय क्षेत्र कहा है। तो किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य चुंबक को लाने पर या चुंबकीय पदार्थों को लाने पर यदि वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं, एक बल का अनुभव यदि कर लेते हैं, तो उस क्षेत्र को हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। एक बार चुंबकीय क्षेत्र की डेफिनेशन फिर से सुन लीजिए कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य चुंबक या चुंबकीय पदार्थ को रखने पर वो यदि आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं, तो उस क्षेत्र को हम चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। उस क्षेत्र को क्या कहा जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र कहा जाएगा। क्लियर? देखिए ये हमारे पास में चुंबक है और इस चुंबक के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र होगा जिसमें, ये मैंने एक लाइन से दिखाया है, ये कोई यहां तक ही सीमित नहीं होता, बट मैंने यहां पर दिखा दिया है कि जैसे यहां पर हम कोई लोहे चुंबकीय पदार्थ लेकर आ गए, जैसे आयरन का कोई छोटा सा कण लेकर आ गए, तो आयरन इससे अट्रैक्ट होगा, तो आयरन इस चुंबक के द्वारा जहां तक अट्रैक्ट होता है उस क्षेत्र को हम चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। क्या कहा जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र कहा जाएगा। अब ये आयरन है वो एक चुंबकीय पदार्थ होता है। क्या होगा? चुंबकीय पदार्थ होता है। जैसे आयरन है, चुंबक खुद भी क्या होती है? एक चुंबकीय पदार्थ की ही बनी होती है। लोहा है, मैग्नेट है, निकल है, कोबाल्ट है, इन्हीं से ही चुंबक का निर्माण होता है। तो विद्यार्थियों चुंबकीय क्षेत्र को हम कैसे परिभाषित करेंगे कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य चुंबक को या चुंबकीय पदार्थ को रखने पर यदि वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करती है, तो उस क्षेत्र को हम चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। क्लियर? समझ में आ गया? फिर देखिए यहां तक समझ में आ जाता है तो फिर हम देखिए आगे चलेंगे कि हमने ओरस्टेड के प्रयोग में ये देखा है, पढ़ा है कि जब किसी चालक में से आवेश गति करता है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। कि ओरस्टेड ने यही समझाया कि आप कोई चालक लीजिए और उस चालक में से जब धारा का प्रवाह होता है, धारा का प्रवाह होने का मतलब उसमें से आवेश गति कर रहा है, तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ, देखो धारा बहने का मतलब है आवेश गति कर रहा है, और धारावाही चालक का मतलब भी यही है कि उसमें आवेश गति कर रहा है। तो एक्चुअल में जो ओरिजिन है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने का, जो रीजन है कि भाई कहां से कैसे उत्पन्न हो रहा है, तो उसका रीजन है गतिमान आवेश।
जैसे चुंबक या कोई गतिमान आवेश होता है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्लियर? तो देखो मैं इसी जो डेफिनेशन अभी मैं बता रहा था उसमें गतिमान आवेश यहां पर और इंक्लूड कर देता हूं ताकि आप इसको बेटर तरीके से परिभाषित कर सकें। देखिए क्या है डेफिनेशन, सुन लीजिए कि किसी गतिमान आवेश या चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य चुंबकीय पदार्थ या चुंबकीय ध्रुव को रखने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करें, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र। अब देखिए यहां पर मैं इसकी डेफिनेशन पुट कर रहा हूं कि किसी गतिमान आवेश या चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय पदार्थ या चुंबक भी हो सकती है या चुंबकीय ध्रुव हो सकते हैं, चुंबकीय पदार्थ रखने पर आकर्षण, और हो सकता है यहां पर ये प्रतिकर्षण प्रकृति का भी हो सकता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करें, बल का अनुभव करें चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। क्लियर? तो चुंबकीय क्षेत्र एक्चुअल में क्या है इसको हमने आप लोगों के सामने रख दिया है। अब हम इससे चुंबकीय क्षेत्र की मैथमेटिकल रूप में डेफिनेशन देंगे, इसके मात्रक विमा भी वहां से फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, यदि हमारे पास में कोई मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे मान लो चुंबक है, तो चुंबक के चारों ओर का जो क्षेत्र है उसको हमने क्या कहा है? चुंबकीय क्षेत्र कहा है। तो उस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर यदि कोई आवेश गतिमान अवस्था में होता है, कौन सी अवस्था में है? गतिमान अवस्था में होता है, तो वह आवेश एक बल का अनुभव करता है और उस बल को हम चुंबकीय बल कहेंगे। देखिए चुंबक के बल को मैं यहां पर परिभाषित कर रहा हूं, क्या है समझ लीजिए कि किसी आवेश के चारों ओर का यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश गतिमान अवस्था में होता है तो वह आवेश एक बल का अनुभव करता है और उस बल को हम चुंबकीय बल कहते हैं। देखिए सुन लीजिए कि जैसे ये हमारे पास में चुंबक हैं, ये क्या है? चुंबक हैं, और ये मैंने इसके चारों ओर का जो क्षेत्र है वो दिखाया है। जैसे ये आप इस क्षेत्र को ही चुंबकीय क्षेत्र समझ लीजिए, ये जैसे मैंने यहाँ से इस तरीके से दिखाया है, ये इसके चारों ओर क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। अब यहाँ से कोई आवेश गतिमान अवस्था में है, जैसे ये आवेश है कोई Q और ये इस डायरेक्शन में गति कर रहा है किसी वेग v से, चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट करेगा। यहाँ पर क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। कौन उत्पन्न कर रहा है? ये चुंबक उत्पन्न कर रही है। देखिए इसे समझ लीजिए कि ये हमारे पास में आवेश है और आवेश के पथ को मैंने यहाँ पर दिखाया है। तो जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में आवेश गतिमान अवस्था में होता है, गति करता है, तो वह आवेश एक बल का अनुभव करता है, उसे एक बल के जरिए गुजरना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर ये जो आवेश Q है इसके ऊपर चुंबकीय बल काम करेगा। अब हम उस चुंबकीय बल को यहाँ पर परिभाषित करेंगे। ये जो चुंबकीय बल है
जिस आवेश के ऊपर लग रहा है उस आवेश के परिमाण के समानुपाती होता है और उसके वेग के ज घटक के भी समानुपाती होता है। मतलब जो जिस दिशा में गति कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र से लंबवत जो वेग का घटक होता है उस घटक के भी समानुपाती होता है। तो वहां से हम इसको परिभाषित करते हैं। पहले मैं एक बार यहां से थोड़ा सा इसको हटा देता हूं। देखिए विद्यार्थियों, अब हम आपको यहां पर बता रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर यदि कोई आवेश गति करता है तो उस आवेश पर लगने वाला बल क्या होता है। देखिए दोस्तों, जो बल का फॉर्मूला है वो अलग अलग पाठ्यपुस्तक में अलग अलग तरीके से समझाया गया है। एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक है उसमें ये जो फॉर्मूला है वो डायरेक्ट दिया गया है। मैं आप लोगों को दो बुक्स की जो तुलना करके बता देता हूं, दोनों में इस लगने वाले बल को, जो चुंबकीय बल है, उसको किस तरीके से समझाया गया है। देखिए कि हमारे पास में कोई आवेश है Q, माना कोई आवेश Q, आवेश तो कितना है Q, चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर, चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर v वेग से गतिशील है, v वेग से गतिमान है, गति कर रहा है। आवेशित कण का जो वेग है वो v है। तो जो लगने वाला बल है, उस आवेश के ऊपर लगने वाला बल जिसे हम चुंबकीय बल कह रहे हैं, कितना होगा। देखिए पहले मैं एक बार इस जो लाइन है इसको मैं डायग्राम के जरिए आप लोगों के सामने रख देता हूं। ये हमारे पास में एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप इसको ले लीजिए एक्स एक्सिस, इसे आप ले लीजिए वाई एक्सिस और इसे आप ले लीजिए जेड एक्सिस, कार्तीय निर्देश तंत्र जिसे कहा जा रहा है। क्लियर। अब देखिए जो चुंबकीय क्षेत्र होता है जिसे हम B से प्रदर्शित करेंगे वो होता है जैसे अक्ष दिशा में। कौन सी डायरेक्शन में है, अक्ष एक्सिस की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है। अब कोई आवेश है Q जो कि इस चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर, देखिए ये इस तरीके से है, जो जेड एक्सिस है वो इधर है, जेड एक्सिस इसके इस तरीके से है और यहां पर इसके इस तल में अक्ष और जेड तल के अंदर ये आवेश Q थीटा कोण पर, मैग्नेटिक फील्ड से कितने कोण पर, थीटा कोण पर v वेग से गति कर रहा है। जो वेग है इस आवेश का वो है v और ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ में कितना कोण बना रखा है, इसने थीटा कोण बना रखा है। एक बार इसको समझो। जो जेड एक्सिस है, देखो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो बोर्ड के तल में है, तो जेड एक्सिस होगी वो ठीक बोर्ड के तल के लंबवत होगी, ऐसे होगी। क्लियर। अब इसे अक्ष और ये है जेड एक्सिस, बट बोर्ड पर इसको इस तरीके से दिखाया जाता है। क्लियर। हालांकि इस एक्सिस और इस एक्सिस के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है। अब देखिए यहां से अक्ष एक्सिस दिशा से यहां पर इस दिशा में, देखो समझना, इस दिशा में यहां से थीटा कोण पर v वेग से कोई आवेश गति कर रहा है। एक बार देखो मैं फिर से बता देता हूं, ये तो है जेड एक्सिस और इससे थीटा कोण पर, देखो ऐसे, यदि ये जेड एक्सिस है तो इस दिशा में यहां से थीटा एंगल पर कोई आवेश Q
v वेग से गति कर रहा है। तो देखिए इस आवेश के वेग का इस डायरेक्शन में जो घटक होगा वेग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, वो तो v cos थीटा हो जाएगा। वो तो कितना हो जाएगा, v cos थीटा। जिधर थीटा होता है उस डायरेक्शन में तो कोस लगाते हैं, और जिधर थीटा नहीं होता उधर क्या आता है, साइन। तो इस डायरेक्शन में इस वेग का जो घटक होगा वो होगा v साइन थीटा। इसका मतलब ये हो गया कि यदि वेग इधर है तो इस वेग का इस डायरेक्शन में जेड एक्सिस की दिशा में जो घटक होता है वो होता है v साइन थीटा। क्लियर, v साइन थीटा इस डायरेक्शन में होता, जेड दिशा में होता है जब कोई आवेशित कण एक्स एक्सिस से थीटा कोण पर गति करता है। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हमें बात करते हैं इस आवेश पर लगने वाला बल, जिसे हम कह रहे हैं चुंबकीय बल। अब देखिए दोस्तों, ये जो चुंबकीय बल है वो इस आवेश के परिमाण के समानुपाती होता है, अर्थात आवेश की जितनी ज्यादा मात्रा होगी चुंबकीय बल भी उतनी ही ज्यादा मात्रा में लगेगा। इसके अलावा जो वेग का ज्या घटक है, देखो ज्या का मतलब होता है साइन थीटा। ज्या का मतलब क्या है, साइन थीटा को हिंदी में कहते हैं ज्या, कोस थीटा को कहते हैं कोज्या। तो इसका जो ज्या घटक है वेग का, मतलब चुंबकीय क्षेत्र से 90 डिग्री के कोण पर जो वेग है वो है v साइन थीटा। चुंबकीय क्षेत्र से 90 डिग्री के कोण पर, या हम कह रहे हैं वेग का जो ज्या घटक है उसके समानुपाती होता है, आवेश के परिमाण के भी समानुपाती और जो वेग है उसके ज्या घटक के भी समानुपाती होता है। अब देखिए विद्यार्थियों, तो चुंबकीय बल, आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल, आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल, लगने वाला चुंबकीय बल। तो जो चुंबकीय बल है उसको हम Fm से पुट करेंगे। Fm का मतलब है मैग्नेटिक फोर्स। M किसके लिए आया है, मैग्नेटिक फोर्स के लिए आया है। ये जो चुंबकीय बल होता है विद्यार्थियों, जिसे हम Fm से पुट कर रहे हैं, ये आवेश के परिमाण के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होगा, आवेश के परिमाण के समानुपाती होता है। इस चुंबकीय बल का मान वेग के ज्या घटक के भी समानुपाती होता है। वेग का जो ज्या घटक है वो हो जाएगा v साइन थीटा, v साइन थीटा हो जाएगा। तो ये है v साइन थीटा। तो इस चुंबकीय बल का मान इसके भी समानुपाती होता है। अब देखिए दोस्तों, यहां से इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को यदि हम कंबाइन करके लिखें तो क्या लिखा जा सकता है, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से देखिए, 1 और 2 से, दोनों को मैं एक साथ लिख दूं। यहां से देखिए Fm समानुपाती q v साइन थीटा, और यहां से हम प्रोपोर्शनल का साइन हटा दें और एक कांस्टेंट लगा दें, और उस कांस्टेंट को हम b से लिख रहे हैं। कांस्टेंट को किससे लिखा जा रहा है, b से लिखा जा रहा है। तो ये हमारे पास में बल का फॉर्मूला आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए दोस्तों, ये तो किसी एक किताब का मेथड मैंने आप लोगों के सामने रखा है। मैं एक अन्य जो किताब है, अलग अलग पाठ्य पुस्तकें हैं, उनके आधार पर मैं आप लोगों को दूसरा फॉर्मूला बता देता हूँ। ये बी क्या है अभी हम डिटेल से इसके बारे में अध्ययन कर लेंगे। देखिए, एक अन्य किताब ये कह रही है कि ये जो चुंबकीय बल है वो आवेश के परिमाण के समानुपाती, वेग के ज्या घटक के भी समानुपाती और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के भी समानुपाती होता है। तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र कांस्टेंट में शामिल नहीं किया इसने, इसी तरीके से लिख दिया। तो इन्होंने क्या किया कि यदि एक साथ हम इनको लिखें तो यहां से प्रोपोर्शनल का साइन आ गया, क्यू बी वी साइन थीटा, ये आ गया। और यहां से जब इन्होंने प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो ये कांस्टेंट लगा दिया के, और ये जो कांस्टेंट के है इसका जो मान है वो 1 होता है। के बराबर कितना होता है, 1। देन यही फॉर्मूला आ गया। तो दोनों एक ही बात है। आप लोगों को इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है, चाहे किसी मेथड से ध्यान रखो, दोनों सही है। क्लियर।
अब देखिए विद्यार्थियों कि यदि मैं इस फॉर्मूले को सदिश रूप में लिखूं तो किस तरीके से लिखा जा सकता है कि यहां पर देखिए ये जो चुंबकीय बल होता है इसे हम सदिश रूप में इस तरीके से लिख सकते हैं एफ एम वेक्टर इक्वल टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखा जा सकता है। एफ एम बराबर क्यू वी क्रॉस बी इसे पुट कर सकते हैं, लिखा जा सकता है। इतना आप लोगों के समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए विद्यार्थियों यहां से हम चुंबकीय क्षेत्र को भी परिभाषित करेंगे और इसे चुंबकीय बल की दिशा को भी हम ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम इसे चुंबकीय क्षेत्र को परिभाषित कर देते हैं कि यहां पर जो प्रोपोर्शनल का साइन हमने लगाया है इसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, कहा जाता है। तो ये जो B है इसे हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इसे हम कहते हैं। ठीक है। अब देखिए यहां से आप देखिए B बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एफ एम बट्टे में, एफ एम बट्टे में क्या लिखा जा सकता है, क्यू वी साइन थीटा हम लिख सकते हैं, क्यू वी साइन थीटा। अब देखिए दोस्तों इसको हम यहां पर परिभाषित कर देते हैं। क्यू बराबर हम ले लेते हैं 1 कूलाम, वी बराबर हम ले लेते हैं 1 मीटर प्रति सेकंड और थीटा बराबर हम ले लेते हैं 90 डिग्री। तो थीटा बराबर जब 90 डिग्री लेंगे हम तो साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो B बराबर आपके पास में कितना आ गया, एफ एम के बराबर आ गया। यदि ये सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं, Q का मान 1, V का मान 1, साइन थीटा का मान 1 हो जाएगा क्योंकि थीटा बराबर हम कितना लेकर चल रहे हैं, 90 डिग्री लेकर चल रहे हैं। तो उस आवेश पर लगने वाला जो चुंबकीय बल है वह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के इक्वल होगा। देखिए क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की डेफिनेशन में इस तरीके से भी पुट कर सकता हूं कि यदि कोई एकांक आवेश एकांक वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो उस पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। देखो एक बार फिर से सुन लीजिए कि देखो सूत्र को ध्यानपूर्वक देखिए, समझ आ जाएगा कि किसी क्षेत्र में एकांक आवेश यदि एकांक वेग से क्षेत्र के लंबवत यदि गति करता है तो उस पर लगने वाला बल, उस पर लगने वाला बल ही चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो मैं यहां पर इसकी डेफिनेशन पुट कर देता हूं, इसको एक बार हटा देते हैं, यहां पर इसकी डेफिनेशन पुट कर देंगे। जो फॉर्मूला आया है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चुंबकीय क्षेत्र की जो परिभाषा है वो क्या हो जाएगी। देखिए विद्यार्थियों डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि यदि कोई एकांक आवेश एकांक वेग से किसी क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है तो उस आवेश पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। डेफिनेशन पुट कर रहा हूं मैं यहां पर, यदि कोई एकांक आवेश, यदि कोई एकांक आवेश एकांक वेग से क्षेत्र के लंबवत एकांक वेग से क्षेत्र के लंबवत एकांक वेग हमने पुट कर दिया है। एकांक, देखो एक बार फिर से देख लीजिए इसे कि यदि कोई आवेश जो कि एकांक है, एकांक आवेश एकांक वेग से क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है, गति
कर रहा है तो उस आवेश पर लगने वाला बल, उस आवेश पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। जो बल काम कर रहा है किसी एकांक आवेश पर जिसका वेग एकांक हो, वह बल ही चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब यहां पर आप देखिए, यहां से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक विमा यहां पर देख लेते हैं। B का मात्रक वही होगा, देखिए, जो Fm/qv साइन थीटा का मात्रक होगा, तो देखिए विद्यार्थियों, Fm बल है और बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तो इस Fm का मात्रक तो क्या आ गया? न्यूटन अपॉन Q यहां पर आवेश है, इसका मात्रक क्या हो गया? कूलाम। और v यहां पर वेग है जिसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। साइन थीटा मात्रकहीन राशि होती है। तो विद्यार्थियों, इस वैल्यू को ही हम न्यूटन प्रति कूलाम इंटू मीटर इंटू प्रति सेकेंड, तो ये सेकेंड ऊपर चला जाएगा, इसको हम कहते हैं टेस्ला। चलिए मैं एक टर्म बाद में इसको पुट कर देता हूं। B का मात्रक क्या होगा? यहां पर आप देखिए कूलाम बट्टा सेकेंड को हम एम्पीयर पुट कर सकते हैं। क्या लिखा जा सकता है? देखो याद दिलाता हूं मैं, धारा का जो फॉर्मूला होता है Q अपॉन T होता है। धारा बराबर क्या होता है? आवेश प्रवाह की दर धारा कहलाती है। तो देखो यहां पर ध्यान देना, इसका मात्रक होता है कूलाम, इसका मात्रक होता है सेकंड। तो कूलाम प्रति सेकंड का मात्रक I के मात्रक के बराबर, I का मात्रक होता है एम्पियर। तो कूलाम प्रति सेकंड, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? एम्पियर लिख देंगे। तो इसका मात्रक क्या आ गया? न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर, और इसी को ही हम टेस्ला कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? टेस्ला कहा जाता है। ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है टेस्ला, जो कि न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर के बराबर होता है। न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर के बराबर होता है विद्यार्थियों। अब यहां पर इसकी चर्चा कर लेते हैं कि एसआई पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है। एसआई पद्धति में विद्यार्थी इसका मात्रक होता है टेस्ला। अब यहां पर हम बात करेंगे सीजीएस पद्धति में मात्रक। सीजीएस पद्धति में, तो सीजीएस पद्धति में जो इसका मात्रक है वो होता है गाउस। क्या होता है? गाउस होता है, कैपिटल G से प्रदर्शित करते हैं। टेस्ला और गाउस के बीच में क्या संबंध होता है? एक जो टेस्ला होता है, देख लीजिए, एक टेस्ला बराबर होता है 10⁴ गाउस के। ये रिलेशन भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। आप इस रिलेशन को यहां से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, यहां से भी। क्लियर? तो यहां पर 10⁴ आ चुका है, क्योंकि यहां पर 10⁻, यहां पर ये यहां पर 10, इसको हम यदि कन्वर्ट करेंगे डाइन में कन्वर्ट, 10⁵5 आ जाएगा, ये 10⁻2 आ जाएगा, 10⁻3 शेष रह गई, ये 10⁻−1 आ जाएगा। तो यहां से ये हमने बता दिया है टेस्ला और गाउस के मध्य संबंध। मैं यहां पर एक टेस्ला की जो डेफिनेशन है वो भी मैं आप लोगों के सामने पुट कर देता हूं। एक टेस्ला की जो डेफिनेशन है वो भी इसी तरीके से ही निकलेगी। देखो कैसे, यदि हम Q का मान 1 कूलाम ले लें, V का मान हम ले लें 1 मीटर प्रति सेकंड, थीटा का मान 90 डिग्री, Fm का मान ले लें हम 1 न्यूटन, तो F बराबर होगा 1 टेस्ला। F बराबर क्या होगा? 1 टेस्ला। तो डेफिनेशन क्या हो गई? यदि कोई एकांक आवेश एकांक वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत
एकांक बल का अनुभव करता है तो उस क्षेत्र का, उस चुंबकीय क्षेत्र का मान 1 टेस्ला होगा। देखो मैं यहां पर पुट कर देता हूं। देखिए विद्यार्थियों, हमारे पास में B बराबर ये फॉर्मूला है, B बराबर एफ एम अपॉन में क्यू वी साइन थीटा। मैं सबकी वैल्यू एक एक पुट कर रहा हूं। एफ एम बराबर 1 न्यूटन, क्यू बराबर 1 कूलाम, V बराबर 1 मीटर प्रति सेकंड और थीटा बराबर 90 डिग्री। तो B बराबर आ जाएगा 1 टेस्ला। B बराबर क्या आ जाएगा? 1 टेस्ला आ जाएगा। देखो डेफिनेशन सुनना इसकी। यदि कोई एकांक आवेश क्षेत्र के लंबवत एकांक वेग से गति कर रहा है और उस पर लगने वाला बल यदि 1 न्यूटन है तो उस चुंबकीय क्षेत्र का मान 1 टेस्ला होगा। मैं डेफिनेशन यहां पर पुट कर देता हूं। यदि कोई एकांक आवेश क्षेत्र के लंबवत एकांक वेग से गति करें तथा उस पर लगने वाला बल 1 न्यूटन हो तो चुंबकीय क्षेत्र 1 टेस्ला होगा। चुंबकीय क्षेत्र, उस स्थान पर जो चुंबकीय क्षेत्र है, क्षेत्र 1 टेस्ला होगा। यह है 1 टेस्ला की डेफिनेशन। क्लियर? यदि कोई एकांक आवेश एकांक वेग से क्षेत्र के लंबवत यदि गति कर रहा है और उस पर लगने वाला बल यदि 1 न्यूटन है तो उस क्षेत्र का मान 1 टेस्ला होगा। क्लियर? अब हम यहां पर बात कर लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र की विमा की। तो बी की विमा क्या होगी? बी की विमा वही होगी जो क्यू एफ एम अपॉन में क्यू वी साइन थीटा की विमा होगी। तो इन सब की विमा पुट कर दीजिए। यहां पर एफ एम बल है और बल की विमा क्या होती है? m1 L1 T-2 होती है। फिर अपॉन में आवेश की विमा होती है A1 T1, वेग की विमा होती है L1 T-1 और साइन थीटा की कोई विमा नहीं होती। तो फाइनली जो बी की विमा है वो क्या निकल कर आ रही है आपके पास में? m1 L देखो यहां से कट जाएगा, L की घात कितनी आ गई? 0। T की घात यहां पर +1, यहां पर -1, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर जाएगी। T की घात -2 ही रह जाएगी। फिर 1 की घात बट्टे से ऊपर जाएगी तो -1 आ जाएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की विमा हमारे पास में आ चुकी है m1 L0 T-2 A-1। अब विद्यार्थियों हम यहां पर चर्चा कर लेते हैं, बात कर लेते हैं थोड़ी सी चुंबकीय बल की दिशा कैसे ज्ञात करेंगे। विद्यार्थियों यहां पर हमने बल का फॉर्मूला देख लिया और बल के फॉर्मूले को हमने सदिश की फॉर्म में भी पुट किया है। अब जैसे हमारे पास में कोई आवेश है, v वेग से गति कर रहा है, b चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, तो उस आवेश पर लगने वाले बल की डायरेक्शन किधर होगी वो अब यहां पर हम देख लेते हैं। देखिए जो चुंबकीय बल है उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए हमारे पास में 2 नियम हैं।
दोनों नियम मैं आप लोगों को समझा देता हूं कि पहला जो नियम है वो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। बाएं हाथ का नियम क्या है वो भी आप लोगों को समझा देते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम। देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यह कहता है कि आप बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें। यह मैंने बायां हाथ लिया है और इसमें अंगूठा ये है, तर्जनी ये है, मध्यमा ये है और इन तीनों को इस प्रकार फैलाना है कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहे। ये और इसके बीच का एंगल 90, इसके बीच का 90, इन दोनों के बीच का एंगल भी 90 बना रहे, तब ये नियम लागू होगा। क्या कहता है ये नियम? देखिए कि यदि जो तर्जनी है उस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र और जो मध्यमा है उस दिशा में यदि आवेश के वेग की दिशा है तो अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा को व्यक्त करेगा। तो अंगूठा किसको बताएगा? चुंबकीय बल की दिशा को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए मैं यहाँ पर इस नियम का जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट तो विद्यार्थियों आप हमारे नोट्स से लिख लेंगे, मैं आप लोगों को एक डायग्राम के जरिए समझा देता हूँ। ये बाएं हाथ के नियम में जो प्रयुक्त अंगूठा है वो है, ये तर्जनी है, ये मध्यमा है और ये शेष जो 2 अंगुलियां हैं वो है। डायग्राम आप देख लेना, मैंने मोटा सा बना दिया है। ये है, इस दिशा में है और इस दिशा में है। यदि यहाँ पर इस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड है, इस दिशा में आवेशित कण का वेग है, तो इस दिशा में चुंबकीय बल की दिशा होगी। एक बार फिर से सुन लीजिए कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, मध्यमा आवेश के वेग की दिशा में, तो अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा को व्यक्त करेगा, चुंबकीय बल की दिशा को बताएगा। तो ये नियम है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। एक नियम और है दाहिने हाथ की हथेली का नियम। दाहिने हाथ की हथेली का नियम, हथेली का नियम। दाहिने हाथ की हथेली का नियम क्या कहता है? देखिए कि दाहिने हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा और अंगुलियां एक दूसरे के लंबवत रहें। इन दोनों के बीच का एंगल कितना रहना चाहिए? एक दूसरे के लंबवत होना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तब क्या होगा? इसको इस तरीके से रखिए, अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, अंगूठा वेग की दिशा में, तो बल इस हथेली के ठीक लंबवत बाहर की ओर काम करेगा। देखो सिमिलर तरीका यही हो गया कि अंगुलियों की दिशा में तो चुंबकीय क्षेत्र, अंगूठे की दिशा में वेग हो गया, तो चुंबकीय बल की दिशा ठीक ऊपर की दिशा में होगी। यदि इस तरीके से हमारा हाथ है जिसमें ये एक अंगुली आ गई है, ये 2 अंगुलियां आ गई है, ये तीसरी अंगुली, ये चौथी अंगुली, ये इधर हमने अंगूठा रख दिया है ऐसे। तो यदि इस दिशा में तो क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। इस दिशा में है आपके पास में आवेशित कण का वेग, तो इस दिशा में उस आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा होगी। आप लोग इस फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को अच्छे से ध्यान में रखें, ये बार बार यूज में आने वाला है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपने देखा कि किसी आवेश पर लगने वाला बल क्या होता है, चुंबकीय बल क्या होता है और चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के नियम भी यहां पर आपने देखे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। यदि आप लोगों को हमारे YouTube चैनल से नोट्स प्राप्त करने हैं तो इन नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए। सिर्फ व्हाट्सएप करना है, किसी भी हालत में कॉल नहीं करना है। 9460239358। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।